नमस्कार। चलिए आज पदार्थ के उस सबसे छोटे, उस बुनियादी कण की दुनिया में चलते हैं जिसने विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी, यानी कि एटम। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है, तो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं ना जिन्होंने वैज्ञानिकों को सदियों तक परेशान किया। आज का हमारा ये सफर असल में इसी रहस्य को सुलझाने की एक कहानी है, जहां हम एक एक करके हर खोज की परतें खोलने वाले हैं। तो देखिए, हमारा रास्ता ऐसा रहेगा। हम शुरुआती आइडियाज से बात शुरू करेंगे, फिर एटम के अंदर के पार्टिकल्स को जानेंगे, इसके मॉडल्स के एवोल्यूशन को समझेंगे कि कैसे एक मॉडल की कमियों ने दूसरे को जन्म दिया, और आखिर में एग्जाम में आने वाले कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी में जॉन डाल्टन के साथ, जिन्होंने एटम की पहली बड़ी साइंटिफिक थ्योरी दी। डाल्टन ने कहा कि हर चीज परमाणु यानी एटम नाम के ऐसे कणों से बनी है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब एक एलिमेंट जैसे सोना कि सारे एटम एक जैसे होंगे, जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होंगे। देखिए, ये थ्योरी उस वक्त के केमिकल लॉज को, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, एकदम सही सही समझा रही थी, और ये उस समय एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो डाल्टन ने एक मजबूत नींव तो रख दी, पर जल्द ही ये साफ हो गया कि एटम इतना भी सीधा साधा नहीं है। सवाल उठने लगे कि भाई, अगर एटम को तोड़ा नहीं जा सकता तो फिर ये बिजली जैसी चीजें कहां से आती हैं? बस इन्हीं कमियों ने आगे के साइंटिस्ट्स के लिए नए रास्ते खोल दिए। चलिए अब एटम के अंदर झांकते हैं और उन पार्टिकल्स को खोजते हैं जिन्हें डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इस स्लाइड में एटम का एक क्लासिक डायग्राम है। देखिए, एकदम सेंटर में एक बहुत छोटा और भारी न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और हल्के इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी खाली जगह में चक्कर लगाते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन कणों की प्रॉपर्टीज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं। एक और जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले लगभग 2000 गुना कम है, मतलब ना के बराबर। तो किसी एलिमेंट की पहचान क्या है? उसकी एटॉमिक नंबर, यानी उसके प्रोटॉन की संख्या। ये किसी एलिमेंट के आधार कार्ड नंबर जैसा है। 6 प्रोटॉन का मतलब हमेशा कार्बन ही होगा, और 8 प्रोटॉन का मतलब हमेशा ऑक्सीजन। ये कभी नहीं बदलता। और जब हम न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है मास नंबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो लगभग 0 है, एटम का करीब करीब 100% वजन उसके नन्हे से न्यूक्लियस में ही होता है। 1897 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो साइंटिस्ट जे थॉमसन ने यह समझाने की कोशिश की कि ये नेगेटिव पार्टिकल्स एक एटम के अंदर आखिर रहते कैसे हैं। थॉमसन ने अपने मॉडल को कुछ इन्हीं शब्दों में बताया था। उन्होंने सोचा कि एटम पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इसे अक्सर प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। सोचिए कि तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो काले बीज हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं जो हर तरफ बिखरे हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये समझा पाया कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। लेकिन विज्ञान हमेशा सवालों पर ही आगे बढ़ता है। थॉमसन के ही एक स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने प्लम पुडिंग मॉडल की नींव ही हिला दी। रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी पर तेज रफ्तार वाले पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। अब देखिए, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ था, तो अल्फा पार्टिकल्स को बस हल्का सा मुड़कर सीधे निकल जाना चाहिए था, जैसे गेंद तरबूज के गूदे से निकल जाती है। लेकिन जो उन्होंने देखा वो तो यकीन से परे था। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ थोड़ा सा मुड़े, पर कुछ तो ऐसे थे जो 180 डिग्री पर वापस आ गए। रदरफोर्ड ने कहा, ये ऐसा था जैसे आपने एक कागज पर तोप का गोला चलाया और वो वापस आकर आप ही को लग गया। इन हैरान कर देने वाले नतीजों से एक क्रांतिकारी आइडिया पैदा हुआ। पहला, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूसरा, सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक बहुत ही छोटे ठोस सेंटर में जमा है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत दूर चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स। रदरफोर्ड का सोलर सिस्टम जैसा मॉडल बहुत अच्छा था, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1913 में नील्स बोर ने एक बेहतर मॉडल दिया। क्लासिकल फिजिक्स के नियम कहते थे कि अगर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो वो लगातार एनर्जी खोएगा और एक स्पाइरल रास्ते पर चलता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होते हैं। बोर ने इसी क्यों का जवाब दिया। बोर ने कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, वे सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल्स या शेल्स कहते हैं। इन शेल्स को के, एल, एम, एन नाम दिए गए। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है वो एनर्जी नहीं खोएगा। हाँ, अगर उसे बाहर से एनर्जी मिले तो वो ऊंचे एनर्जी लेवल पर कूद सकता है और जब वापस लौटेगा तो वही एनर्जी लाइट के रूप में छोड़ेगा। यही नियम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कुछ एग्जाम स्टाइल सवालों पर लगाकर देखते हैं ताकि हमारी समझ और भी पक्की हो जाए। इस तरह के असर्शन रीजन वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इन्हें हल करने का एक तरीका है। पहले दावे को देखिए, एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल। अब कारण को देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्या यह भी सच है? हाँ, यह भी सच है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या कारण दावे को सही एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होने की वजह से एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए यहां दावा और कारण दोनों सही हैं और कारण दावे की सही वजह है। ये एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। यहां देखिए, दोनों कार्बन के ही एटम हैं क्योंकि दोनों में 6 प्रोटॉन हैं, लेकिन एक में 6 न्यूट्रॉन हैं जिससे मास नंबर 12 हो जाता है, कार्बन 12। दूसरे में 7 न्यूट्रॉन हैं जिससे मास नंबर 13 हो जाता है, कार्बन 13। तो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो रूप हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग होता है। इसी तरह आइसोबार होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है और आइसोटोन होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो हमने एक ठोस गोले से शुरू करके ग्रहों जैसी ऑर्बिट तक का सफर तय किया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन असल में कोई प्लैनेट नहीं है जो एक फिक्स्ड रास्ते पे घूम रहा हो, बल्कि वो एक प्रोबेबिलिटी के बादल जैसा है। हम उसका सटीक स्थान जान ही नहीं सकते, और यहीं से हम क्वांटम नंबर्स और ऑर्बिटल्स की एक बहुत ही आकर्षक दुनिया में कदम रखते हैं जिसे समझना मॉडर्न केमिस्ट्री की चाबी है।